पश्चिम बंगाल की सियासत में चुनावी शंखनाद होते ही सत्ता की जंग ने पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ली है। चुनावी तारीखों की घोषणा के अगले ही दिन बीजेपी ने 144 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी और यही कदम इस चुनावी मुकाबले का टोन सेट करता नजर आ रहा है। आमतौर पर जहां पर पार्टियां उम्मीदवार तय करने में वक्त लेती हैं, वहीं बीजेपी ने फुर्ती दिखाते हुए यह साफ कर दिया कि उसकी रणनीति पहले से तैयार है। इस सूची की असली कहानी सिर्फ इसकी टाइमिंग पर नहीं, बल्कि उसका संदेश है। युवा चेहरों पर भरोसा, नए नेताओं को आगे लाने की कोशिश और जमीनी स्तर पर संगठन को नई ऊर्जा देने का प्रयास। पार्टी ने एक तरह से यह संकेत दिया है कि वो इस चुनाव को सिर्फ पारंपरिक राजनीति के सहारे नहीं, बल्कि नई सोच और नई टीम के दम पर लड़ना चाहती है। और यही वजह कि बीजेपी की यह पहली लिस्ट राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गई है। और यह सिर्फ नामों की सूची नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिक ब्लूप्रिंट भी है, जिसमें जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन, युवा बनाम अनुभवी चेहरों का मिश्रण और चुनावी गणित की बारीकियां साफ झलकती हैं। इस कदम से बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ साथ विपक्ष को भी यह संदेश दे दिया है कि मुकाबला इस बार बेहद कड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुखिया ममता बनर्जी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पकड़ और जनाधार को फिर से साबित करने की परीक्षा है। पिछले चुनाव में उन्होंने जिस आक्रामक अंदाज और जमीनी कनेक्ट के दम पर जीत हासिल की थी, वही फॉर्मूला इस बार भी देखने को मिल सकता है। और तो और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर ममता बनर्जी हमलावर हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री चुनाव आयुक्त को अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर उन्होंने खत भी लिखा है। तो टीएमसी की तरफ से भी सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी भी फुल तैयारी में है। बीजेपी की तरफ से भी पहली लिस्ट जारी की गई। भवानीपुर सीट सबसे हॉट बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी यहां पर आमने सामने होंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से करीब 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, जिसमें 11 महिला उम्मीदवार हैं, 36 युवा कैंडिडेट हैं और 8 लोगों के नाम कटे, यानी कि जो पिछली बार विधानसभा चुनाव जीते थे उनके नाम काटे गए हैं। नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं टीएमसी की तरफ से भी 291 उम्मीदवारों का ऐलान आज कर दिया गया है। 23 अप्रैल को यहां पर मतदान होना है। पहली लिस्ट की अगर बात की जाए बीजेपी की, तो इसमें जातिगत समीकरण के सरे का था। सामान्य उम्मीदवारों को 62 टिकट दिए गए। ओबीसी कैंडिडेट 20 हैं, एससी कैंडिडेट की बात करें तो 48 हैं और एसटी कैंडिडेट 14, यानी कि पूरे जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। एज की बात करें, उम्र की बात करें तो करीब 72 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 41 से 55 वर्ष है और 36 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 से कम है। वहीं 32 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 56 से 70 वर्ष के बीच के हैं। इसके अलावा 4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 70 से अधिक है, यानी कि हर एक गणित का ध्यान रखा गया है। कुल मतदाता की बात करें तो करीब 6 करोड़ 44 लाख बंगाल में मतदाता हैं, जिसमें से करीब 5 करोड़ 23 लाख 18 से 19 साल के फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। वहीं 1 करोड़ 31 लाख 20 से 29 वर्ष के वोटर्स हैं और वहीं करीब 85 साल से जो अधिक वोटर्स हैं उनकी संख्या पश्चिम बंगाल में 3,89,000 के आसपास है। तो ये 6 करोड़ 44 लाख मतदाता पूरे पश्चिम बंगाल में हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने पूरी रणनीति तैयार की और जातिगत समीकरण को देखते हुए साथ ही साथ सभी उम्मीदवारों का फीडबैक लेने के बाद कई राउंड की बैठकें हुई, कई राउंड का मंथन किया गया। उसके बाद 144 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। वहीं टीएमसी की तरफ से भी सभी 294 में से सिर्फ 3 सीटें एक सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई। बाकी 291 सीटों पर टीएमसी इस बार चुनाव लड़ेगी, यानी कि किसी और के साथ में कोई गठबंधन यहां पर नहीं होगा। कांग्रेस के साथ में भी कोई गठबंधन टीएमसी का नहीं होगा, यह भी साफ कर दिया है ममता बनर्जी ने। तो इस बार पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी के लिए साख का सवाल है, क्योंकि पिछले 3 बार से वो सत्ता में काबिज हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी लोगों के बीच में है, लेकिन इन सब को दूर करने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर होगी। जनता का भरोसा बनाए रखने की जिम्मेदारी, जनता का भरोसा जीतने की जिम्मेदारी भी ममता बनर्जी पर है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदिति, बीजेपी की तरफ से सबसे पहले 144 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया, वहीं टीएमसी की तरफ से भी लिस्ट जारी कर दी गई है। सिर्फ 3 सीटें एक सहयोगी दल के लिए छोड़ी गई हैं। 291 सीटों पर टीएमसी इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि यहां पर कोई गठबंधन होने वाला नहीं है। कांग्रेस के साथ भी कोई गठबंधन होने वाला नहीं है, यह साफ कर दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से।
देखिए, चुनाव क्या है कि मैंने टीएमसी के भी नेताओं से बात की और बीजेपी के भी। ये चुनाव मैथमेटिक्स हो गया है। अक्सर चुनाव एक केमिस्ट्री होती है। बिहार के चुनाव एक केमिस्ट्री थी पूरे एनडीए की, और जिस तरीके से लोगों के साथ केमिस्ट्री, पर बंगाल का चुनाव मैथमेटिक्स हो चुका है। अब ममता दीदी ने ये तय किया कि वो भवानीपुर से लड़ेंगी। 2 मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन कल और आज में कितना बदलाव हो गया। जब कल बीजेपी की लिस्ट आई थी और उस समय था कि शुभेंदु दोनों से जगह से चुनाव लड़ेंगे, वो शुभेंदु जिन्होंने ममता बनर्जी को जब लेफ्ट को बाहर किया था 2011 में और नंदीग्राम से बाहर किया था, उस नंदीग्राम से चुनौती देके हरा दिया और एक मुख्य विपक्ष के रूप में 2021 में 77 पे आ गई थी बीजेपी। तो यही शुभेंदु अब उनको चुनौती देते भवानीपुर में। हालांकि सही मायने में देखा जाए तो शुभेंदु अधिकारी के लिए भी आसान नहीं था कि वो दोनों ही सीट पे ममता को घेर पाए, लेकिन ये प्रेशर बिल्डिंग थी, एक मैच थी। पर अब उन्होंने तय किया ममता बनर्जी ने कि वो भवानीपुर चुनाव लड़ेंगी। मैसेज ये है कि मैं डरती नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगी। और दूसरी बात ये है कि मैं 2 सीटों से नहीं लड़ूंगी, मेरा सारा फोकस भवानीपुर से होगा। इन रिटर्न उन्होंने खुद का प्रेशर भी कम किया और शुभेंदु अधिकारी का भी प्रेशर कम किया, क्योंकि अदरवाइज शुभेंदु अधिकारी को दोनों सीट पर, बीजेपी को दोनों सीट पर जीतना एक टेक्निकल फाइट हो जाती। दूसरी बड़ी बात है कि टीएमसी ने जो 291 सीट्स पे अकेले लड़ने का जो फैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से लिया गया है। तो अब ये चुनाव में खुद भारतीय जनता पार्टी, अब आप देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जो है मैथमेटिक के लिहाज से वो है एसआईआर, और एसआईआर में कटने वाले वोट। अब देखिए, एसआईआर में जब हम ये मानते हैं कि वोट कटेगा उन लोगों का जो अवैध तरीके से यहाँ आए हैं, वो तो हो गए ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के, जो कि कहीं ना कहीं टीएमसी को डेंट दे सकता है। लेकिन एसआईआर में कुछ वोट ऐसे भी कटे हैं जो कि मर गए या ट्रांसफर हो गए, शिफ्ट हो गए, तो वो बीजेपी का भी वोट हो सकता है। तो ये जो मैथमेटिक्स है ये तय करेगी कि किस तरीके का वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट होगा और किस तरीके का वोट होगा। पर मोर और लेस अगर देखें तो टीएमसी पश्चिम बंगाल में 27 से 28% मुस्लिम समुदाय के वोट थे, मुस्लिम समुदाय था, और वो मेजरली वोट करता था टीएमसी को, मथुआ समाज को छोड़ दें तो। लेकिन इस बार एसआईआर में कितने कटते हैं? ओवैसी, हुमायूं कबीर अगर एक साथ लड़ते हैं तो मैथमेटिक्स अलग जाएगी, और अगर हुमायूं कबीर बाबरी बनाना चाहते हैं, वो पूरा फैक्टर है, वो अगर ममता के साथ जाते हैं तो मैथमेटिक्स अलग होगी। ओवैसी कितना वोट काट के बी टीम की तरह काम कर पाते हैं। बीजेपी मोरले से चाहती है कि जो ये 27% का वोट था मुस्लिम समुदाय का, वो 20% पे आ जाएगा, तो उनके जो बाकी एकजुटता है। और फिर इस बार का फैक्टर होगा भद्र लोग। बीजेपी इंटेलेक्चुअल्स को संपर्क कर रही है, वही मैच कि आप लोग इंटेलेक्चुअल्स बाहर आके वोट नहीं करते, आपने देखा होगा, भद्र लोग वोट करें। दूसरा बिहार फैक्टर, जो बिहार से वहां पर लोग हैं, इसलिए नितिन नवीन और बिहार की टीम वहां पर बहुत इफेक्टिव होगी। वहां पर रह रहे बिहारी वो एकजुटता से अगर वोट करेंगे तो ये पूरा का पूरा चुनाव मैथमेटिक्स पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए अल्पसंख्यक वोटर्स की अदिति, तो इस बार हुमायूं कबीर भी एक बड़ा डेंट दे सकते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि अच्छी खासी पकड़ उनकी मानी जाती थी अल्पसंख्यक वोटर्स पर। कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर उनके उम्मीदवार जीतते थे, उन सीटों पर उनकी पकड़ थी हुमायूं कबीर की। एक तरफ ओवैसी होंगे जो अल्पसंख्यक वोट काटेंगे टीएमसी की, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर भी एक बड़ा डेंट दे सकते हैं ममता बनर्जी को। इसी के साथ लड़ते हैं, जैसा मैं भी आपको बता रही थी, तो बहुत बड़ा डेंट जाएगा ममता बनर्जी को। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैथमेटिक्स से, जैसे मैंने कहा, हमने टीएमसी के बड़े नेताओं से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। उसकी उनकी अलग मैच है कि भाई जब हम 2021 में चुनाव बीजेपी के साथ लड़े तब हमारे 10% का वोट परसेंटेज था, हम लोग 10% आगे थे वोट परसेंटेज में। लेकिन जब वो 2024 का देश का चुनाव आया तब वो वोट परसेंटेज 7% पे आया, यानी हमने 3% और वोट खो दिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैथमेटिक्स के देखें तो उसके बावजूद भी 192 सीट्स, अगर 2021 की बात करें तो 221 के आसपास का था, अभी भी वो मान रहे हैं कि 192 सीट्स उनके खाते में हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरीके से वेव कहाँ जाती है। तो अब ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बीजेपी और टीएमसी के अलग अलग नेताओं से बात करके आपको डिराइव किया। प्रॉब्लम ये है
जब या असली मसला ये है, इस बार बीजेपी बहुत फूक फूक के, आपने देखा कि गवर्नर बदल गए, फिर इलेक्शन कमिश्नर ने डीजीपी से लेकर तमाम अधिकारी बदल दिए। इस बार पुलिस का रुख भी अलग है। बीजेपी की यात्रा निकली तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा हिंसा नहीं हुई, नहीं तो जो टीएमसी मतलब वो तो डंके की चोट पे हिंसा के साथ काम कराना जानते हैं, लेकिन इस बार आपने देखा कि प्रोटेक्शन मिल रहा है पुलिस का। दूसरा आपने ये भी नोटिस किया तो एक हवा बदली हुई सी नजर आ रही है। दूसरा ये आरजी कर का इम्पैक्ट, लॉ एंड ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या होगा। तीसरा है करप्शन। आपने देखा कि इतने लंबे समय एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, करप्शन की बात आती है कि जो सरकारी स्कीम्स में कट की बात आती है, आपने देखा कि कट सरकार लेती है, टीएमसी के लोग लेते हैं, एक ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। साथ में बात ये है कि किस तरीके से जो केंद्र की स्कीम्स हैं, नरेंद्र मोदी का चेहरा, और नरेंद्र मोदी इस बार डायरेक्ट ममता पे हिट नहीं करेंगे, वो जो सेंटिमेंटल इशू नहीं लेकर आएंगे। और आपने देखा कि बीजेपी ने इस बार अपनी लिस्ट में लोकल लोगों को तरजीह दी है, बजाय कि पिछली बार बाहरी का मुद्दा आया था। तो बीजेपी अपने हर एक मोर्चे पर फूक फूक के कदम रख रही है। देखिए, ना तो टीएमसी कंफर्म्ड है या श्योर है कि हम जीत रहे हैं, ना ही बीजेपी कंफर्म्ड है, लेकिन बीजेपी इस बात की कंफर्म्ड है कि हम 77 से शुरू कर रहे हैं। इस बार 2021 में हम 0 से शुरू कर रहे थे, इस बार हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहे तो लोगों ने एक्सेप्ट किया कि अगर टीएमसी को कोई रिप्लेस कर सकता है तो बीजेपी कर सकती है। तो हम उस लोगों को उस माइंडसेट के साथ हम जा रहे हैं चुनाव में, ये बहुत बड़ी एज है उनके लिए। और फिर सबसे बड़ा फैक्टर है हुमायूं कबीर और ओवैसी अगर साथ आ गए तो ये बड़ा डेंट हो जाएगा। तो अब जो आप देखेंगे चुनाव में जब गर्मी बढ़ेगी तो विकास की बात होगी, करप्शन की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, महिला अस्मिता की बात होगी। अब ये फैक्टर है कि भद्र लोग, इंटेलेक्चुअल्स जो कि माने जाते हैं, या जैसे बोलते हैं कि कैलकाटा वाला जो प्रेसिडेंसी है, कैलकाटा प्रेसिडेंसी पे, क्योंकि अर्बन वोट पे ज्यादा फोकस रहता है बीजेपी का, कैलकाटा प्रेसिडेंसी से कैसे वोट बदलता है, तो बीजेपी वहां मेहनत कर रही है जो टर्नआउट बेटर होगा। अच्छा, बीजेपी ने एक और मैथमेटिक्स करी है इसमें कि उनकी 2024 के अगर चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो 12 सीटें ऐसी हैं जहां पे वो पहले उनका अच्छा एज है, या सिर्फ 5000 के वोट का फर्क, ममता विधायक की जीत हुई है। तो अगर 10,000 का ही फर्क है या 5,000 का फर्क है तो बीजेपी का फोकस है उन सीट पे काम करना, क्योंकि आपको मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, 5,000 वोट का डिफरेंस है, तो आप मेहनत करेंगे तो शायद वो 5,000 वोट आप आगे बढ़ सकते हैं। वो सीट पर फोकस करना, जैसे बोलते हैं बी कैटेगरी, ए कैटेगरी सीट जिस पे आपकी जीत सुनिश्चित है, ठीक है, वो अलग है। बी कैटेगरी सीट जहां पे आपका 5,000 वोट के अंदर का फर्क है, वहां पे फोकस कर रही है। सी कैटेगरी सीट जहां पे 10,000 वोट का फर्क है, वहां मेहनत कर रही है। फिर उन इलाके में कैलकाटा प्रेसिडेंसी में काम कर रही है, भद्रलोक में काम कर रही है, बिहार के समुदाय के लोग जहां रहते हैं वहां काम कर रही है। तो बहुत ही स्पेसिफिक काम है, इसलिए ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन दोनों पार्टियां नर्वस भी हैं और दोनों पार्टियां इंटरनली कॉन्फिडेंट भी हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसीलिए बॉटम लाइन ये है कि ये पूरा चुनाव मैथमेटिक्स का चुनाव। अदिति, जहां तक मुझे भी लगता है कि फाइट तो नेक टू नेक होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का फॉर्मूला रहा है अलग अलग राज्यों में, जो उसका फॉर्मूला रहा है ट्राई एंड टेस्टेड, वही फॉर्मूला पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना रही। युवा कैंडिडेट भी मैदान में लेके आ रही है, लगभग 100 से ज्यादा ऐसी कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 55 से अंदर है, ऐसे युवा कैंडिडेट भी बीजेपी लेके आ रही है। जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर बीजेपी का मकसद है चुनाव जीतना किसी भी हाल में, और जो फॉर्मूला वो तैयार कर रही है, जिस तरह से रणनीति बना रही है, वो फॉर्मूला अलग अलग राज्यों में उसने ट्राई किया है। चैलेंज यहां पर ममता बनर्जी के लिए होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को अपनी साख बचानी है, अपनी पार्टी को बचाना है। चुनाव जीतना उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि इस बार एसआईआर में इतने सारे वोटर्स के नाम कटे, उसके बाद घुसपैठिए का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। देखिए, ये जो चुनाव है वो चैलेंज ममता के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है। पहले ममता दीदी की बात कर लेते हैं। उनके लिए इसलिए है क्योंकि बंगाल का इतिहास है कि एक बार आप सत्ता से बाहर गए, 35 साल का शासन लेफ्ट का आउट हुआ तो ममता दीदी रहीं। तो ममता दीदी अगर आउट हुई तो जाहिर तौर पे फिर बहुत कुछ होगा। तो ममता दीदी के लिए तो साख की लड़ाई है, उनकी राजनीतिक करियर की लड़ाई है। दूसरी बात है बीजेपी, कि बीजेपी ने ना सिर्फ देश दुनिया में अपना परचम लहराया है। हम अपने आप को विश्व गुरु के श्रेणी में देखते हैं, ईरान से तेल ले लेते हैं, जबकि बहुत ज़्यादा इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, दूसरे देश नहीं ले पा रहे, लेकिन ट्रम्प भी फ़ोन पर अवेलेबल हैं, तो नेतन्याहू भी अवेलेबल हैं। हम माने वो लोहा दिखाया, लेकिन हम बंगाल नहीं जीत पा रहे। तो इसलिए और भी अलग तरीके से कि आप विपक्ष में राहुल को चुनौती दे सकते हैं, ममता को नहीं दे सकते।
आपने अखिलेश यादव को चुनौती दे दी, आप ममता को नहीं दे पा रहे। और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर क्योंकि चुनाव लड़ जाता है, तो इसलिए मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर एक बहुत बड़ा टेस्ट के रूप में, इसलिए चुनौती दोनों की है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान ममता को देखना पड़ेगा। और वहीं एक लोकल चेहरा बड़ा, शुभेंदु अधिकारी हैं, लेकिन एक लोकल बड़ा पावरफुल चेहरा ममता के सामने नहीं होने की चुनौती बीजेपी को भी देखनी पड़ेगी। इसीलिए हर एक कदम पे शहमात का खेल है। किसी के पास वो पत्ते हैं, मतलब चेस बोर्ड की तरह बंगाल चुनाव तैयार हो चुका है। शहमात, किसी के पास कोई पत्ता हावी है, किसी के पास कोई। ममता बनर्जी के आज भी एज है महिला और एक वो जो बंगाल की अस्मिता वाला, जिसकी वजह से वो पिछली बार जीती। लेकिन उनके पास एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन, आरजी कर केस, जो लॉ कॉलेज का केस, ये सारे ऐसे केस हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। और बीजेपी इन्हीं अच्छे काम, अच्छी सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, इस मुद्दे पर आगे आएगी। तो अब ये चुनाव किस करवट बैठता है ये देखना होगा। लेकिन इस बार प्रेशर में ममता बनर्जी जबरदस्त होंगी, ये साफ तय नजर आ रहा है। ठीक है दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो इस बार पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। फाइट भी नेक टू नेक देखने को यहां पर मिल